राह हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा। अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है शफीक अहमद और आप सबको मेरे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में खुशामदीद। दोस्तों, इस थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के एपिसोड 12 को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप पहले इस थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स देख लीजिए ताकि आपको आगे के वाक़यात अच्छे से समझ आ सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियोस में जाना कि किस तरह अंग्रेज़ श्रीरंगपट्टनम तक पहुँचने में कामयाब हो गए थे और फिर किस तरह से करीघट्टा हिल के पास एक लड़ाई हुई, जिसके बाद कॉर्नवालिस ने अपनी फ़ौज को कन्नमबाड़ी के पास लेकर जाकर रुक गया। यहाँ पर कॉर्नवालिस की फ़ौज के पास खाना और गोला बारूद ख़त्म हो गया था, जिसके बाद कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम को छोड़ के भागने में ही भलाई समझी और मराठा फ़ौज ने कॉर्नवालिस को सपोर्ट दिया था, जिसके बाद अंग्रेज़ों को राहत मिली। मराठा चाहते थे कि वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर फ़ौरन वापस श्रीरंगपट्टनम पर हमला करें, मगर कॉर्नवालिस समझ चुका था कि सुल्तान को इस तरह हराया नहीं जा सकता। पहले उन्हें कमज़ोर करना पड़ेगा और फिर चारों तरफ से घेर कर उन्हें गिराना पड़ेगा। इसलिए कॉर्नवालिस ने पिछले बार की तरह पहले वापस बेंगलोर जाकर इस बार डबल तैयारी करके वापस आने के लिए फ़ैसला किया। कॉर्नवालिस के लिए ये फ़ैसला आसान नहीं था, क्योंकि ऑलमोस्ट हर चाल जंग के मैदान में फ़ेल हुई थी उसकी, और सुल्तान ने अकेले होने के बावजूद ब्रिटिश निज़ाम और पेशवा के इन तीनों तरफ के हमलों का जवाब दिया था। कॉर्नवालिस ने बिशप ऑफ लिकफील्ड और कवेंट्री को लिखा था कि मेरी ताकत और हिम्मत ख़त्म हो रही है। अगर मैंने टीपू को जल्दी नहीं हराया तो ये ज़िल्लत और रुसवाई मुझे जीने नहीं देगी। कॉर्नवालिस ने सुल्तान के ख़िलाफ़ इस जंग को पूरी तरह से लगभग 1 साल तक रोक देने का फ़ैसला किया और फिर इस बात पर मराठाओं ने भी उतना सपोर्ट दिया। और फिर जून 6, 1791 को ब्रिटिश और मराठा फ़ौजें बेंगलोर की तरफ वापस निकल पड़ी। ये कंबाइंड फ़ौज पहले मेलकोट पहुंची और फिर धीरे धीरे बेंगलोर की तरफ आगे बढ़ रही थी। कुछ ही दिनों के बाद ये फ़ौज हुलियर दुर्ग के किले के करीब पहुंची। यहाँ के कमांडर ने पहले तो अंग्रेज़ों से लड़ने की सोची, मगर अंग्रेज़ और मराठाओं के इन लश्कर को देखकर वो डर गया और उसने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उस कमांडर और उसकी फैमिली को फ़ौज के साथ मद्दूर की तरफ भेज दिया गया। मगर बीच रास्ते में ही मराठा फ़ौजियों ने उस कमांडर और उसकी पूरी फ़ौज को बुरी तरह से लूट लिया। ये होता है दुश्मन के सामने झुकने का नतीजा। उसी तरह अंग्रेज़ों ने हुथरी दुर्ग किले के कमांडर को भी सरेंडर करने का एक ख़त भेजा, मगर हुथरी दुर्ग के कमांडर ने एक ऐसा जवाब दिया अंग्रेज़ और मराठाओं को कि दोबारा उन लोगों ने उन्हें सरेंडर करने को नहीं कहा। उस कमांडर ने कहा था कि मैंने हज़रत टीपू सुल्तान का नमक 20 साल तक खाया है और तुम चाहते हो कि मैं डर कर सरेंडर कर दूं। जब तक श्रीरंगपट्टनम में हमारे शेर ज़िंदा हैं, हम जैसे ग़ुलामों को डरने की ज़रूरत नहीं है। इस जवाब के बाद कॉर्नवालिस ने दोबारा कोई बात नहीं की और अपनी फ़ौज को लेकर बेंगलोर की तरफ चुपचाप आगे बढ़ गया। इंग्लिश आर्मी जुलाई 11, 1791 को बेंगलोर पहुंची और यहाँ पर कॉर्नवालिस ने फुल स्केल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। हर रोज़ फ़ौजियों को प्रैक्टिस करवाई जा रही थी एक बड़ी जंग के लिए, और साथ ही इस बार कॉर्नवालिस ने कुछ नए तरीके भी अपनाए, जिससे सबसे पहले उसने पालाकाड पास को अपने कब्ज़े में करने का सोचा। पालाकाड पास बेंगलोर से करीब ही था और ये वो रूट था जो उस ज़माने में मैसूर फ़ौज कर्नाटक पर जाने के लिए लिया करती थी। जुलाई 15 को कॉर्नवालिस ने होसूर के किले को अपने कब्ज़े में लिया और फिर मेजर गौडी को रायकोटा पे हमला करने को कहा। रायकोटा का किला 2 तरह की दीवारों से घिरा हुआ था जो काफ़ी मजबूत था। किसी तरह से 20 जुलाई को मेजर गौडी लोअर फोर्ट पे कब्जा करने में कामयाब हुआ, मगर अपर फोर्ट के फ़ौजियों ने मेजर गौडी की नाक में दम कर दिया, मगर हार नहीं मानी। यहाँ पर मेजर गौडी ने कॉर्नवालिस की वो चाल चलाई कि अगर दुश्मन हमारे सामने झुक नहीं रहा है तो उसके कुछ गद्दारों को पैसे देकर ख़रीद लो। इसी तरह मेजर गौडी ने किलेदार को रिश्वत देकर ख़रीद लिया, जिसके बाद वो किला सरेंडर कर दिया गया था। इसी तरह कई और किलों पे भी कब्ज़ा किया गया, जैसे कि केंचली दुर्ग, ओलाया दुर्ग, रायकोटाई और अंचट्टी दुर्ग। जब इन सब किलों के ख़जानों को लूट कर कॉर्नवालिस के पास भेजा गया तो कॉर्नवालिस की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि 100 हाथियों के ऊपर सिर्फ ख़जानों से भरे बॉक्सेस लूट किए गए थे और 6000 बैलगाड़ियों में दूसरे सामान लाए गए थे जो लूटे गए थे, और हज़ारों लोगों के कंधों पर खाने पीने का सामान लूटा गया था। कॉर्नवालिस खुद हैरान हो गया कि इतनी दौलत सिर्फ कुछ किलों में मिली है, तो श्रीरंगपट्टनम में कितनी दौलत होगी। इन मौक़ों पर अंग्रेज़ों को हमारे इस देश में मौजूद दौलत का अंदाज़ा हुआ
और कॉर्नवालिस ने निज़ाम की फ़ौज को किसी भी जगह पे हमला करने से पहले वो खुद अटैक करवा दिया करता था और उसको पूरी तरह से लूट लिया जाता था। जब निज़ाम की फ़ौज गोरमकुंडा तक पहुंची तो कॉर्नवालिस ने फ़ौरन मेजर गौडी को इमीडिएटली नंदी दुर्ग पर कब्ज़ा करने को भेजा। नंदी दुर्ग को आज हम लोग नंदी हिल्स कहते हैं और नंदी हिल्स का किला एक बहुत बड़े ग्रेनाइट के पहाड़ पर मौजूद है जो 1700 फीट के ऊपर बनाया गया है। इस पहाड़ की खासियत थी कि इसके हर तरफ गहरी खाई है और बस एक ही तरफ उसके बहुत ही ख़तरनाक ऊपर जाने वाला एक रास्ता है। नंदी हिल के किले को 2 तरह की दीवारों से बनाया गया था और सुल्तान चाहते थे कि एक तीसरी दीवार को भी वहां ऐड किया जाए, जिसके फाउंडेशन के लिए गड्ढा भी खोदा गया था, मगर दीवारों के बनने से पहले यह 3rd एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हो गया था। मेजर गौडी ने सितंबर 22 को नंदी हिल्स के पीठा पर अटैक किया और उस पर कब्ज़ा कर लिया, मगर किले के ऊपर के पोर्शंस पे कब्ज़ा करना उन अंग्रेज़ों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सुल्तान की फ़ौज एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे मौजूद थी, जहां से अगर वो पत्थर भी फेंकते तो अंग्रेज़ों को गोलियों की तरह आके वो पत्थर लगा करते थे। अंग्रेज़ों को नंदी हिल के ऊपर चढ़कर ब्रीच करने के लिए लगभग 21 दिन लग गए और इसी बीच कॉर्नवालिस 18 अक्टूबर को अपनी पूरी फ़ौज के साथ नंदी हिल के पास ही आकर रुक गया। यहाँ पर उसने एक और नया प्लान बनाया, क्योंकि उस ज़माने में अक्टूबर और नवंबर में काफ़ी ठंड का मौसम हुआ करता था। कॉर्नवालिस ने बेंगलोर के किले की टेक्निक अपनाते हुए रात में हमला करने का प्लान बनाया। इस प्लान के मुताबिक अंग्रेज़ों ने रात के अंधेरे में नंदी हिल की पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू की और जैसे ही चांद बादलों से बाहर निकलता ये लोग झाड़ियों में छुप जाया करते थे। इसी तरह अंग्रेज़ लगभग ऊपर तक पहुंच ही गए थे कि सुल्तान के कुछ सिपाहियों ने अंग्रेज़ों को देख लिया और इन पर हमला शुरू कर दिया गया। सुल्तान के फौजियों ने बड़े बड़े पत्थर अंग्रेज़ों पर गिरा दिए, जिससे कई अंग्रेज़ कुचले गए और कई ज़ख्मी भी हुए। एक तो रात का वक्त था और वहाँ ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा फॉग था। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज़ी फ़ौज किले की एक दीवार में छेद करने में कामयाब हो गई, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने किले में दाखिल हो गए और चारों तरफ बस उन लोगों ने तबाही मचा दी। ब्रिटिश फ़ौजियों को कॉर्नवालिस ने खुली छूट दे दी उस रात और उन लोगों ने ऐसी दरिंदगी दिखाई वहाँ मौजूद लोगों के ऊपर कि शायद आज भी उन मज़लूमों की चीखें वहाँ नंदी हिल की पहाड़ियों में गूंजती होंगी। हर तरफ अंग्रेज़ों ने औरतों की इज्जतों पर हमला किया, जिसके चलते कई औरतों ने नंदी हिल के क्लिफ से कूदकर अपनी जान दे दी। साथ ही अंग्रेज़ों ने नंदी हिल के ऊपर मौजूद मंदिर पर भी अटैक किया और उस मंदिर में मौजूद सोना और चांदी को लूट लिया गया। और जब तक सुबह हुई कई बेगुनाह लोगों की जान अंग्रेज़ों ने ले ली थी और लुत्फ़ अली बेग जो किले के बख्शी और सुल्तान खान जो किले के कमांडर थे, इन लोगों के साथ कई और सिपाहियों को गिरफ्तार करके वेल्लोर की जेल भेज दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। और जितनी औरतों को गिरफ्तार किया गया था उन सबको 6 किलोमीटर दूर एक और किले में भेज दिया गया। नंदी हिल में उस रात हुए जुल्मों का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि लोग समझते हैं कि अंग्रेज़ सिर्फ हमारी तरह आपस में इंसाफ और ईमान से लड़ाई लड़ते हैं, मगर हकीकत में वो लोग जानवरों से भी बुरे तरीके से हारे हुए लोगों पर जुल्म किया करते थे। ये सब जब हो रहा था तो सुल्तान भी चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने भी जवाबी कार्रवाइयाँ की, मगर दुश्मन 3 तरफ से उन्हें घायल कर रहा था और सुल्तान के वफ़ादार भी दिन ब दिन कम होते जा रहे थे। सुल्तान ने इस लड़ाई के दौरान एक अहम फ़ैसला लिया। उन्होंने बदरुज़्ज़मान खान के बेटे बकर साहब को जून में 2000 इन्फेंट्री और कई पैदल सिपाहियों के साथ कोयम्बतूर में अंग्रेज़ों से वापस छुड़ाने के लिए भेजा। बकर साहब ने जून 13, 1791 को कोयम्बतूर पर हमला किया और 16 जून को किले की घेराबंदी शुरू कर दी और लेफ्टिनेंट चार्ल्स को सरेंडर करने को कहा, मगर उसने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया। फिर अगस्त 7 को मैसूर फ़ौज ने किले की दीवारों में घुसने में कामयाबी हासिल की, मगर वहाँ पे अंग्रेज़ों ने इतनी ख़तरनाक रेसिस्टेंस की जिसके चलते मैसूर के 200 से ज़्यादा सिपाही शहीद हो गए। इसी दौरान सुल्तान ने अपनी एक बड़ी फ़ौज के साथ नॉर्थ की तरफ मराठाओं पर हमला करने की प्लानिंग की, जिसकी खबर कॉर्नवालिस को मिलते ही वो घबरा गया, क्योंकि अगर सुल्तान मराठा फ़ौज को पीछे ढकेलने में कामयाब हो गए तो अंग्रेज़ बेंगलोर की तरफ कमज़ोर पड़ जाते। सुल्तान ने अपने बड़े बेटे फ़तेह हैदर को 10,000 के लश्कर के साथ गोरमकुंडा भेजा निज़ाम की फ़ौज का जवाब देने के लिए। फ़तेह हैदर की इस वक्त उम्र 18 साल थी और उनके साथ अली रज़ा ख़ान और गाज़ी ख़ान को भी भेजा गया था। इस मौके पर फ़तेह हैदर ने भी अपनी वालिद की तरह ही बहादुरी दिखाते हुए निज़ाम की फ़ौज जो फरीदुद्दीन के अंडर में थी उस पर हमला किया और आधी से ज़्यादा फ़ौज को हरा के भगाने में कामयाब हो गए। कॉर्नवालिस अब तक सोच रहा था कि सुल्तान को 3 तरफ से हमले करके उन्हें कमज़ोर किया जा सकता है, मगर सुल्तान हर तरफ की लड़ाई में अपनी पूरी ताकत के साथ अपने जलवे दिखा रहे थे। इस वक्त तक मराठा फ़ौज बेदनूर पर कब्ज़ा कर चुकी थी और सुल्तान ने कमरुद्दीन को डायरेक्टली परशुराम भाऊ पर हमला करने के लिए भेजा था। जब यह खबर भाऊ को मिली तो उन्होंने बेदनूर को छोड़कर वहाँ हट जाने में ही अपनी भलाई समझी, मगर जाते जाते उन लोगों ने पूरे बेदनूर को तहस नहस कर दिया। ये डिस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा था कि बेदनूर को वापस बसने में लगभग 50 साल लग गए।
जब बेदनूर में मराठा और गोरमकुंडा में निज़ाम की फ़ौज की खबर कॉर्नवालिस को मिली तो उसने श्रीरंगपट्टनम पर डायरेक्ट हमला करने के लिए वो फिर से तैयार हो गया। दोस्तों याद रखिए, पिछली बार जब कॉर्नवालिस श्रीरंगपट्टनम से भागा था और अब जब वापस जा रहा है, लगभग बीच में 1 साल बीत गया था। इस बार कॉर्नवालिस ने एक दूसरा रूट लिया हुलियर और दुर्ग की तरफ से, और इस रूट पे काफ़ी खेत और तालाब हुआ करते थे और जिसकी वजह से खाने पीने का सामान उसकी फ़ौज के लिए लगातार मिलता रहता था। और पिछली बार की तरह सिर्फ ब्रिटिश और निज़ाम नहीं, इस बार तीनों फ़ौजें एक साथ आ गई थी। अंग्रेज़ों का ये कोएलिशन फोर्स फरवरी 5 को श्रीरंगपट्टनम के करीब मेलकोट के पास पहुंचा और ये सारी फ़ौजें श्रीरंगपट्टनम से लगभग 4 मील दूर फ्रेंच रॉक्स के पास रुक गई। और यहाँ सबसे आगे थी इंग्लिश फ़ौज, उसके बाद मराठा फ़ौज और लास्ट में थी निज़ाम की फ़ौज। ब्रिटिश फ़ौज के पास 22,000 सिपाही थे, निज़ाम की फ़ौज में 18,000 घुड़सवार थे और मराठा फ़ौज जो हरिपंथ के अंडर में थी 12,000 घुड़सवारों के साथ वहाँ आई थी। सुल्तान ने भी 1 साल में जंग के लिए पूरी तरह से प्रिपरेशन की हुई थी। उनकी फ़ौज में लगभग 40,000 सिपाही और 5,000 घुड़सवार थे और इस बार सुल्तान ने करीघट्टा हिल पे भी पूरी तरह से तैयारी की हुई थी और करीघट्टा हिल पे एक स्ट्रांग फ़ौज की टुकड़ी को तैनात किया गया था रॉकेट कुशून्स के साथ, और यहाँ के सरदार थे शेख अंसर। और सुल्तान खुद श्रीरंगपट्टनम के नॉर्थ वेस्ट में ईदगाह मैदान के पास अपनी फ़ौज के साथ रुके हुए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही हैरान कर देने वाला वाक़या, जब सुल्तान के एक फ़ौजी सिपह सालार ने कॉर्नवालिस को जान से मारने के लिए उस पर डायरेक्टली उसके टेंट पे ही हमला कर दिया था। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। अल्लाह हाफिज़। मौला इमामुल अंबिया लब्बैक हम हाजिर हुए, ऊंचा किए परचम तेरा, ऊंचा किए परचम तेरा। लब्बैक इस परचम से है कलमा बुलंद इस्लाम का, लब्बैक हर बूढ़ा जवान शहदा है तेरे नाम का। लब्बैक 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 लब्बैक। आका गुलामों का तेरे मंशूर पर ईमान है, मंशूर पर ईमान है। एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में मीज़ान है, एक हाथ में मीज़ान है। रोता तड़पता चीखता इस दौर का इंसान है, हम आ गए मिट जाएगा जुल्म और सितम का सिलसिला।